Yes, very good evening, everyone. So I'm going to start the today's session. So our main topic is that how to get the below 500 rank in the GATE 2021 and 2022. So as I know that few students are maybe ready for the examination giving to 2021 and also for 2022. So सबसे पहले ये जानते हैं कि अब इस बार नया क्या है, क्या ऐसा होने वाला मजेदार, हम क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऐसा क्या है मजेदार चीज। तो आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेने वाले हैं कि हम अपने आप को कैसे प्लान करें हम 2021 के लिए या 2022 के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस साल क्या नया है। हर साल कुछ ना गेट कुछ ना नया लेके आता है। कैसे लेके आता है नया? क्योंकि हर साल नया आईआईटी कंडक्ट करता है गेट एग्जामिनेशन। इस बार आईआईटी मुंबई की बारी है, राइट। अब आईआईटी मुंबई ने क्या किया है, एक बहुत अच्छा काम किया। आईआईटी मुंबई ने इस बार क्या कर दिया, थर्ड ईयर वालों को अपीयर करा दिया। अब थर्ड ईयर वालों को अपीयर करा दिया, इसका मतलब अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेम्पररी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, आप एक्चुअल में आप एग्जाम दे सकते हैं और स्कोर का यूज कर सकते हैं आफ्टर एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। अब थर्ड ईयर का एलिजिबल होने से बेनिफिट क्या होने वाला है, यानी कि जिसके पास एक साल, जो फाइनली ये प्लान करते हैं कि चलो मैं फाइनली में आ गया, गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या थर्ड ईयर एंड तक आते थे। अभी वो बच्चे हैं जो सेकंड ईयर प्लान ऑलरेडी खत्म हुआ है, उनके दिमाग में करना क्या इंजीनियरिंग के बाद, तो उनके दिमाग में आइडिया जाता है अरे थर्ड ईयर के लिए अलाउ हो गया, हमारे पास दो ऑप्शन है। आप थर्ड ईयर में भी गेट दे सकते हो, फाइनल ईयर में दे सकते हो। अब सवाल आता है कि अगर मेरे पास थर्ड ईयर में स्कोर ज्यादा आता है और फाइनल ईयर में कम आता है, या थर्ड ईयर में कम आता है और फाइनल ईयर में ज्यादा आता है, तो किसके बेसिस पे जाओ? तो यू हैव बोथ द ऑप्शंस। आप किसी भी स्कोर कार्ड से आप एलिजिबल होने के बाद, अपीयर कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। यू हैव टू ऑप्शंस। नाउ एक और मैंने इसमें पॉइंट ऐड हुआ है, दैट इज फॉर मे बी अपीयर इन वन और टू ब्रांच पेपर। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से आपको लगता है कि सर, यूजुअली हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक सभी लोगों को पता है ना। अगर मुझे लगता है कि सर मैं ईसी का भी पेपर देना चाहता हूँ, मतलब ईसी मेरा इंटरेस्ट है, क्या पता मैं एमटेक ईसी से किसी वीएलएसआई से करना चाहता हूँ या पावर सिस्टम से करना चाहता हूँ, कि सर मेरे को थोड़ा सर्किट में बहुत इंटरेस्ट है, मेरा दिमाग थोड़ा सर्किट लोचा है सर, तो मैं सोचता हूँ कि मैं मास्टर भी थोड़ा सर्किट टाइप बनाऊंगा अपने। तो अगर मैं चाहता हूं तो मैं दो एग्जाम दे सकता हूं। अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन डिटेल नहीं आया तो कैसे आप करना है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो जिस भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है उसी के बेसिस में आप मास्टर गेट का फॉर्म भर सकते हो। यूजुअली अभी तक ये चल रहा था। अभी तक क्या हो गया है कि आप इसके अलावा भी आप दे सकते हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन हो तो आप इसी ब्रांच से भी दे सकते हो या दूसरे ब्रांच से भी दे सकते हो। दैट इज अ एडवांटेज। ओके, इट इज ओनली फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट जिसको लगता है कि सर मैं अपना स्ट्रीम अपने कंप्यूटर साइंस से चेंज करना चाहता हूं, तो उनके लिए ये वेलकम ऑप्शन है। Now, the second point, no change in the exam pattern. एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं, फिर भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। टोटल हमारे पास 65 क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। अब 65 क्वेश्चन में से मैं कितने क्वेश्चन लेने वाला हूं वो मुझे देखना पड़ेगा, राइट। अभी तक मेरे सामने का ऑप्शन आता है कि 65 में से 10 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के और 55 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास टेक्निकल पार्ट के। सो दैट इज अ बेसिक पैटर्न। दूसरा आता है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दैट इज फिक्स पैटर्न आ चुका है। 100 मार्क्स का पेपर है, आपके पास 3 घंटे का टाइम है। 15 मार्क्स के आपके एप्टीट्यूड के आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन, उसमें आपका इंग्लिश वगैरह आ जाएगा आपका, और नॉर्मल एप्टीट्यूड रीजनिंग आता है। हियर टेक्निकल पार्ट में 55 क्वेश्चन आते हैं और 85 हमारे पास मार्क्स का होता है। 55 क्वेश्चन एंड 85 मार्क्स। सो दैट इज अ बेसिक पैटर्न जो हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं और उस पैटर्न में कोई चेंज नहीं। बट थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं, दैट इज एडवांटेज। नाउ आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पे। इस बार आईआईटी मुंबई दे रहा है, तो अगर आईआईटी मुंबई ला रहा है तो कुछ तो बात होगी उसमें, राइट। अब आईआईटी मुंबई ला रहा है इस बार, तो आईआईटी मुंबई क्या क्या करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी मुंबई इससे पहले आया कब है। तो इससे पहले आया था 1987 में, 1993, 1999, 2005, 2013 और 2021 इस बार। अब सवाल आता है कि इसमें से सर हम किसको कंसिडर करें, यानी कि हम इनमें से कैसे हम ऑब्जर्व करें कि ये सर कौन सा वाला फॉलो करना चाहिए। ऐसा होता है कि सर 2013 में जो आया वो आ सकता है क्या, 2005 में आएगा, इतनी मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात करते हैं 1987 में। 1987 में सब्जेक्टिव पेपर था और 1993 में भी सब्जेक्टिव पेपर पूछा गया था।
तो यहाँ पे दो बात हमारी खत्म हो जाती कि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, तो उसलिए हमारा पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हमने इसके पैटर्न के लिए हमने उसको स्किप कर दिया। अब बारी आती 1999 में, यहां तक भी पैटर्न सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव आ गया था, लेकिन पैटर्न कैसा था, 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो नाउ एट दैट टाइम 1999 तक के सारे पैटर्न थे वो पुराने पैटर्न थे। उसके बाद 2000 ऑनवर्ड सारे के सारे पैटर्न एकदम नए हो चुके हैं, जो हम लोग आज की डेट में पैटर्न फॉलो करते हैं। सो लेट मी कंपेयर द 2005 और 2013 को हम कंपेयर करके देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या मिलने वाला है, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग मिलने वाला है जो हम उसको ऑब्जर्व करें इस पैटर्न को। राइट, आई थिंक सभी लोगों को पता है एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम एक पैटर्न होता है, हर एक पर्सन का एक पैटर्न होता है। तो गेट मुंबई का क्या पैटर्न है आओ देखते हैं। नाउ हमारे सामने एक सिचुएशन बनी, देखो यहाँ पे सॉरी यस ना, एक पैटर्न देखा यहाँ पे हमारे सामने 2005 और 2013 का सामने पैटर्न आ गया। अब उससे पहले मैं आपको मेन जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है मैं उसके बारे में बताता हूँ कि हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बनाया आप लोगों के लिए। 2005 और 2013 में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने यहाँ पे डाले। यस यू कैन सी दैट 2005 में 9 मार्क्स से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नेटवर्क आया, तो 2013 में 8 मार्क्स का आया है। सेम प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर 11 मार्क्स का, तो 13 में 12 मार्क्स का। ऑपरेटिंग सिस्टम 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। अल्गोरिथम यस 22 और 11। डिजिटल लॉजिक 14, नाउ इट इज 5। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 15 एंड 22। DBMS 11, 9। TOC 14, 5, compiler 11, 6, discrete mathematics 30 and the 9. Okay, so now at that time 2013 में वेब टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी था, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। एंड एप्टीट्यूड उस समय एड ऑन हुआ था, तो टोटल 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड हो गया। तो ऐसा हमने ऑब्जर्वेशन किया कि सर ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट मुझे हाईलाइटेड हो रहे हैं कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट सर अच्छे लग रहे हैं, मुझे सबसे पहले वही करना चाहिए। तो आओ देखते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि हमें कैसे कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो नाउ सबसे पहली बात आती है, अगर आप लोग सीरियसली 500 रैंक बिलो लाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर नथिंग इज इम्पॉसिबल। यू शुड बी बिलीव योरसेल्फ, आप ये कर सकते हो, और हर एक कॉमन इंसान कर सकता है जो प्रिपरेशन चालू करता है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं सर डिफिकल्ट है, हम स्टार्ट करते हैं थोड़े टाइम बाद हमें डगमगाने लगता है कि सर बहुत डिफिकल्ट है, इतना रैंक कैसे आएगा, इतना स्कोर कैसे आएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, there's some students, जो मेरे एक स्टूडेंट थे पास स्टूडेंट, उनका 10th 12th में हार्डली 50% था। उन्होंने डिग्री भी रो रो के बड़ी मुश्किल से 60% की थी, बट दे गॉट द वेरी गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन। बिलो 500 रैंक या 300 रैंक अप्रोक्स उसका रैंक था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द रैंक, बट you should be think about it, it is possible. Now the second point is prepare complete syllabus. अब क्या होता है कि हमें syllabus पता करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट, और कैसे कैसे पढ़ना है, तो वो सारी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है अपने को। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीक सब्जेक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे अगले मैं आपसे पूछूं, आपने इंजीनियरिंग में अभी तक सेकंड ईयर कंप्लीट किया या थर्ड ईयर कंप्लीट किया या फाइनल ईयर में आ गए हो, तो आपको ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे लगते हैं या आपको टफ लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो सब्जेक्ट्स टेक्निकल हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यार मेरे को टीओसी बहुत अच्छा लगता है, मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क बहुत अच्छा लगता है, मेरे को एप्टीट्यूड बहुत अच्छा आता है। यू शुड आइडेंटिफाई द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। अगर आपको ये पता चल जाए, तो बचपन में आपको मम्मी कहा करती होगी कि बेटा जो सबसे पहले आता है ना उसको पहले पढ़ने का। उसमें क्या बात छुपी हुई है, जब आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको अच्छे से रिवाइज करोगे, प्रिपेयर करोगे, तो आपका जो स्कोर है, जो रीच करने का है, आप वहां तक पहुंच जाओगे। और जब आपकी वीक सब्जेक्ट जो आपको डर लगता है, उसको प्रिपरेशन करने के लिए भी हमें स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे कैसे उसको हम प्रिपेयर करेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, जितने भी लास्ट ईयर के जितने भी 20 ईयर के सॉल्व पेपर्स क्वेश्चन पेपर आते हैं, राइट, विद्या अलंकार का एक ईक्यू आता है, अगर आप उसको प्रिपेयर करते हो, लाइक दैट इज सॉल्व पेपर, आप प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर देते हो, तो हर एक क्वेश्चन के एक पैटर्न होता है।
अगर मैं कहूं कि कोई सब्जेक्ट्स का टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है, अब रिपीट होता है तो आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो सर, रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है। अगर मैं आपसे क्लासेस के बारे में आईपी एड्रेस का कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो हर साल आईपी एड्रेस से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं गलत नहीं कह सकता। लेकिन हो सकता है आईपी एड्रेस में क्लास ए पूछा तो इस बार क्लास बी पूछेगा, हो सकता है पिछले साल क्लास सी पूछा तो इस बार क्लास डी पूछेगा, या कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करेगा, लेकिन अभी भी बेस वही रहने वाला है। देयर इज नो चेंज इन बेस। ओके, नाउ second point, next point is figure out the most important subject and study that first। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं स्लाइड में, तो हम पहले उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक एंड प्रिपेयर इन द डेप्थ। यस, अगर आपको लगता है कि सर सब्जेक्ट्स में कोई वीक टॉपिक है, राइट, तो मुझे इसको प्रिपेयर करना चाहिए उन डेप्थ में। अब डेप्थ में प्रिपेयर कैसे करेंगे वो भी हम स्ट्रेटेजी बताएंगे यहाँ पे। मैनेज योर शेड्यूल डेली। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, जब भी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ना, बहुत जोश आता है। सुबह सुबह कभी आपने बचपन में आप बोला होगा कल सुबह जिम जाना है, कल सुबह उठ के वॉक करने जाना है, या आज तो ये करने जाना है, तो सुबह स्टार्टिंग का एक जोश होता है। आपने देखा होगा 15 दिन 10 दिन तो आप जोश जोश में सब कुछ कर लेते हो। आपके फ्रेंड ने साइकिलिंग स्टार्ट की, आपने भी साइकिलिंग स्टार्ट की। आपके फ्रेंड ने बोला कि चलो जिम चलते हैं, हम भी जिम चलेंगे। आपके फ्रेंड ने बोला कि चलो ये स्टार्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, या ये टेक्नोलॉजी करते हैं, या ये सर्टिफिकेशन करते हैं, आप कर लेते हो। लेकिन होता क्या है, आफ्टर सम टाइम आपके अंदर वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले प्रोग्राम था शेड्यूल। अगर आपने 10 डेज किया, 11वें दिन अपनी बैटरी लो हो जाती है। एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हमारे अंदर है प्रॉब्लम है। तो अब इसको कॉन्स्टेंटली अपने अंदर आग कैसे लगा के रखना है, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, एनालिसिस किया दोनों 2005 और 2013 के पेपर्स के बारे में, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आने वाले। अकॉर्डिंग टू दिस हमने कुछ कंक्लूजन निकाला कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा मार्क्स के। आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा सीओए सब्जेक्ट, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, कुछ कुछ हाईलाइटेड दिख रहे होंगे जो ज्यादा मार्क्स के दिख रहे होंगे, राइट। सो आई विल शो यू द फोकस हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। अच्छा, तो सबसे हाई वेटेज सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे सामने जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स आ चुके हैं वो सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट निकल के आता है, दैट इज आवर द फर्स्ट सब्जेक्ट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स होता है वो मैथमेटिक्स के पार्ट होता है, बट इट इज समथिंग अ डिफरेंट पार्ट। ये दोनों मिला के राइट नाउ अगर मैं 2020 का एग्जांपल लूं तो ये दोनों मिला के अराउंड 20 मार्क्स तक अप्रोक्सी पूछा जाता है। 15 to 20 मार्क्स लास्ट ईयर पूछा गया। एज वी कैन ऑब्जर्व दैट लास्ट 2 ईयर के पेपर यानी कि 2005 और जो गेट के आईआईटी मुंबई ने जब जब ईयर एस्टैब्लिश किया है, जब हमने वो ऑब्जर्व किया तो वहां भी डिस्क्रीट और मैथमेटिक्स की हाई वेटेज रखा है। ना दूसरा आता है एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। एज यूजुअल अगर मैं पीछे स्लाइड में जो मैंने बताया था, हर वो दोनों के दोनों डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सबसे हाई वेटेज होते हैं। अकॉर्डिंग टू 2020 इज आल्सो द 15 मार्क्स का दोनों पूछा गया एग्जाम में, 15 से 18 मार्क्स के अप्रॉक्स पूछा गया। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट इज सीओएस सब्जेक्ट्स यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड द डीबीएमएस, दैट इज आल्सो अराउंड 10 मार्क्स एंड डीबीएमएस आल्सो द 9 मार्क्स। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सामने मेरे सामने जो टोटल 5 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो मुझे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू 20 लास्ट ईयर और उसके पहले में मुझे अराउंड ये मुझे देके जा रहे हैं अराउंड 20 मार्क्स। एल्गोरिथम मुझे देके जा रहा है 8 to 10 मार्क्स, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर मुझे 10 मार्क्स, सीओए 10 मार्क्स, डीबीएमएस 9 मार्क्स। तो बताओ मुझे टोटल 55 के आसपास मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, 55 to 60 मार्क्स के बिटवीन टच कर रहा हूँ, मतलब इतने मार्क्स का तो ये आने वाला है। इसका मतलब फोकस सब्जेक्ट पता चल गया है। अब प्रिपरेशन करने के लिए अगर मुझे ये पांचों सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे गेट में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। सर आप एक यहाँ पे एक चीज भूल रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का बोला जो हर साल कंपलसरी आता है, इसका मतलब सर मैं इसको जोड़ूं तो मेरा मैथ्स मुझे कम से कम 70 प्लस दिखा रहा है। इन 5 सब्जेक्ट्स के प्लस एप्टीट्यूड में ऐड कर दूं, मेरा 70 मार्क्स का टोटल स्कोर जो टोटल आ रहा है उतने मार्क्स का मैं अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा, अब यहां तक तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि अगर जो लोग शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं या कभी भी स्टार्ट करने वाले, तो मैं इन 5 सब्जेक्ट को फोकस करने वाला हूं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू प्रिपेयर, वेयर टू प्रिपेयर, हम कहां से शुरू करें। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर हम
कहां से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर हमें आपने बता दिया है कि सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ना है, ये भी पता चल गया, लेकिन उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां मैं बात करूंगा 2021 वालों के लिए, थोड़ा सा मैं फोकस करने को बोलूंगा, जो अभी फैब में एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास टोटल 6 मंथ बचा हुआ है। अब 6 महीने के अंदर आपको कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज देने वाला हूं, राइट। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम लिखे हैं जिससे गारंटीड क्वेश्चन आता ही आता है या मैक्सिमम स्कोर यहां से कवर होता है। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क। The computer network, which is subjects topic name is IP addressing, TCP, IP fragmentation। यहां ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल गारंटी 2 से 4 मार्क्स का आता ही आता है। नेक्स्ट इज अल्गोरिथम, लेकिन अल्गोरिथम में से कौन सा पार्ट, सॉर्टिंग टेक्निक, असिम्प्टोटिक नोटेशन और डिवाइड एंड कॉन्कर। ये 4 ऐसे चीज है जहां से क्वेश्चंस गारंटी बनेगा। अभी क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स में हर चीज प्रिपेयर करते करते ऐसा होता है कि हमारा सर एक सब्जेक्ट तो मिस हो गया, हम वहां तक तो पढ़ ही नहीं पाए अगर एक ही सब्जेक्ट में कंप्लीट करते रहे तो। ये स्ट्रेटेजी क्या है ना कि हमें इंपॉर्टेंट चीज पता कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने मुंबई यूनिवर्सिटी या जितने भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दिए हैं या कॉलेज में एग्जाम देते हैं, तो हमें पता है कि एग्जाम मेरे सर पे है, तो सबसे पहले क्या करते हो, जो हाई वेटेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, तो हमें करना यहीं से स्टार्ट है। नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक। डेटा स्ट्रक्चर में बात करें तो दैट इज कॉल्ड स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, लिंक लिस्ट, अरे। ये ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में से। नेक्स्ट द सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग देयर इज अ कॉमन ऑल पॉइंटर ऑफ फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, डायनामिक फंक्शन, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, राइट। मैलॉक कैलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछाते हैं। ये सी प्रोग्रामिंग प्रिपेयर करना है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। सर ये सी प्रोग्रामिंग आप लोग इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे होंगे, राइट। कुछ बच्चे सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग थर्ड ईयर में पढ़े होंगे। कुछ बोलते सर ये तो सी प्रोग्रामिंग पीछा ही नहीं छोड़ता है, एकदम गले पड़ा हुआ है, सब जगह देखो फैकल्टी सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम प्रैक्टिकल सब जगह सी प्रोग्रामिंग पूछती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक होती है टेस्ट योर सी स्किल बाय यशवंत कानिटकर। टेस्ट यूर सी स्किल बाय यशवंत कानिटकर एक ऐसा बुक है जो एमसीक्यू दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे एमसीक्यू पूछने वाला, राइट। तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन होगा सी प्रोग्रामिंग का, उस पे बेस 4 ऑप्शंस होंगे, आपको टिक मार्क खेलना है और आपको चेक करना है इसका आउटपुट सही है कि नहीं है। यानी कि आपको प्रिपरेशन करते करते ये एक बुक होगा, आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी होती चली जाएगी सी प्रोग्रामिंग के केस में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द डीबीएमएस। डीबीएमएस पर नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजिशन कंट्रोल, एसक्यूएल, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक में जाने से पहले यहां छू के जाना एक बार। नाउ द नेक्स्ट इज ओएस में सीपीयू शेड्यूलिंग का हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का डेफिनेटली आता है। मेमोरी मैनेजमेंट भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एंड ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिंक्रोनाइजेशन। द नेक्स्ट इज सीओए। COA is the main part जो हमने फोकस सब्जेक्ट देखा हुआ है, पाइपलाइनिंग, कैश मेमोरी, एड्रेसिंग मोड। These are the 3 most important topic। इसके बिना आपका कोई भी गेट का पेपर हर साल आता ही कभी बन ही नहीं सकता इसके बिना। Now digital logic में K में Boolean algebra and also the counter, one of the topic। Next is the TOC which is regular expression, के क्वेश्चन पूछते हैं। Finite automata, CFL, रिकर्सिव लैंग्वेज एंड द ट्यूरिंग मशीन। टीओसी में सारे के सारे पैटर्न में से क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए टीओसी के। नेक्स्ट आता है कंपाइलर, दैट इज लेक्सिकल एनालिसिस एंड द पार्सिंग। दैट इज द 2 मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता है हर साल। नेक्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैं आपको यहां बोलूंगा नेवर लीव एनी अ सिंगल टॉपिक, बट फिर भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेट थ्योरी, ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, probability, combinatorics। these are the topics जो guarantee क्रैक करता है डिस्क्रीट में, एटलीस्ट आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। प्लेनर ग्राफ, ग्राफ प्रॉपर्टीज, कलरिंग प्रॉब्लम, एनीथिंग। डिस्क्रीट इज लाइक कि छोटे छोटे सब टॉपिक का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स का कॉम्बिनेशन आपको 20 मार्क्स देके जाएगा, 15 to 20 मार्क्स। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट्स में टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसमें हर साल 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स का आपका इंग्लिश वाला पोर्शन होता है। दैट इज वन इज फिल इन द ब्लैंक्स, माइट बी द वन जंबल वर्ड्स,
एंड माइट बी द सिनोनिम्स, एनोनिम्स, ये टाइप के एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टोटल 5 क्वेश्चन। दूसरा 5 क्वेश्चन आएंगे आपकी एप्टीट्यूड के, जो आपका डीआई आ सकता है। दूसरा आपका आ सकता है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, एंड लाइक सम इक्वेशन, बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन। बहुत सिंपल सिंपल आता है, जो आपने प्रिपरेशन शायद आपने कभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में तैयारी किया हो, या माइट बी आपने कभी कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जो लोग फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे ये सब्जेक्ट्स बहुत बार आपने एप्टीट्यूड पढ़ा होगा। या आपने बैठे बैठे व्हाट्सएप में भी बहुत बार आपके फैमिली फ्रेंड, लॉकडाउन में स्पेशली, आप एक दूसरे को पजल भेजते होंगे, अच्छा तू पजल सॉल्व करके दिखा सकता है, देख भेजता हूं तुझे। वो सारे के सारे मैथमेटिक कैलकुलेशन बेस होती है। उनमें से ही एक रैंडमली आप उठा के देखोगे पिछले 5 साल के पेपर में, एक एप्टीट्यूड में उस टाइप का पैटर्न वाइज, नॉट द सेम, द पैटर्न वाइज एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इट मींस दैट आपकी डेली प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज द एप्टीट्यूड मार्क्स। चलो, कहां से स्टार्ट करना है ये पता चल गया है। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है हमारा सेशन, इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती जा रही है। मतलब मुझे गेट में स्कोर तो आराम से आ गया है, बट मैं रैंक के पीछे भाग रहा हूं, और कैसे कैसे और क्या करने वाले हैं, आओ और देखते हैं हम लोग। नाउ सबसे पहले अब निकल के आता है हम लोग का टाइम, हाउ टू मैनेज योर शेड्यूल। सर आपने बताया है, समझ में आ गया। सर हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कैसे शेड्यूल बनाएं हमारे सब्जेक्ट्स का? क्योंकि क्या होता है सर कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते हम लोग गिव अप कर देते हैं या इफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मैं आपको लिए 2 लोगों के लिए लेके आया हूं। एक है अपीयर्ड इन द 2021 स्टूडेंट्स एंड अपीयर्ड इन द 2022। ओके, जो लोग अभी देने वाले एग्जाम में, उनके पास 6 मंथ, अप्रोक्सी 6 मंथ का टाइम है आपके पास, राइट? और अगर जो 2022 में देने वाले हैं, उनके पास 1 ईयर एंड द 6 मंथ का टाइम है। चलो आओ देखते हैं दोनों में क्या मजा आने वाला है। पहले हम बात करते हैं अभी ताजे ताजे 21 वालों के लिए। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज आ गए। जो 22 में देने वाले हैं, वो ये मत समझना कि मैं 21 में नहीं देने वाला। आप 21 में भी अपीयर कर सकते हो, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि थर्ड ईयर का भी स्कोर आपके लिए वैलिड है। तो आप थर्ड ईयर में भी दोगे तो फाइनल में दोगे, दोनों का स्कोर विच वन इज द बेस्ट, आप उसका एक उससे बेसिस में एडमिशन ले सकते हो। Now, the total time required for 2021 is 6 months and for the 2022 is 18 month approx. Now, यहां पे बात करते हैं हमारे पास 6 मंथ, लेकिन मैं आपको बताऊं 2021 वालों के लिए एक गोल्डन एग्जाम, गोल्डन टाइम है आपके लिए। अब सोचो जरा, क्या सर आपने 6 महीने बोले, यहाँ 18 महीने, सर 3 गुना ज्यादा टाइम है 2022 वालों के लिए। 21 वालों के लिए सर हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप बोल रहे गोल्डन टाइम हो गया, कैसे बोल सकते हो बेटा? सबसे अच्छी चीज क्या है, सारे के सारे कॉलेज बंद है, एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। कोई भी अभी किसी भी प्रकार का कॉलेज आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक नहीं बुला रहा है। आप ट्रैवल करके थकने वाले नहीं हो। माना ऑनलाइन क्लासेस चालू होगी, तो भी उस लेवल का टाइम याद करो जब आपको सुबह उठ के प्रॉपर्ली तैयार होके, फॉर्मल या अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होके, बस पकड़ के लाइन में लग के, ट्रैफिक में फंस के, सुबह जाके शाम तक आके अटेंड करने के बाद आके थक के सो जाते हो, और फिर आप सोचते हो कि प्रिपरेशन में करूंगा गेट का कब, वीकेंड पे। लेकिन अब वो दौर चला गया। 2021 वालों के लिए इस लॉकडाउन में आप सभी जानते हो दिसंबर तक कोई भी किसी भी सिचुएशन में, अभी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हम श्योर नहीं है कि एग्जाम होने वाले हैं, कॉलेज खुलने वाले हैं, या क्या होने वाला हमें नहीं पता। तो ये हमारा गोल्डन टाइम है, राइट? इसका मतलब 24 घंटे पूरे मेरे पास है, लेकिन 22 तक आते आते कॉलेज चालू हो जाएगा, हो सकता है ट्रैफिक रोड पे आ जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाएगा, यानी कि हमारे कॉलेज के आवर्स भी उसमें जाएंगे। तो उसका मतलब 2021 में अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपके लिए जैकपॉट है, राइट? अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा अपने आप को कमरे में बंद करके 24 घंटे भी पढ़ोगे, तो वो घंटे, आपके 24 घंटे पूरे हफ्ते में भी नहीं निकलते होंगे इन अ प्रीवियस डेज। नाउ प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको डेली ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब ये ऑल टाइप का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आते हैं 3 टाइप के क्वेश्चंस। जब भी आप पैटर्न देखते हो एग्जामिनेशन में, 65 क्वेश्चन में से एक पैटर्न आता है दैट इज अ लो लेवल, यानी कि इजी क्वेश्चंस, राइट? 1 मार्क्स के आपके पड़े होंगे, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो आपने नॉर्मली इंजीनियरिंग में भी आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा तो भी आप क्रैक कर सकते हो। सेकंड आता है हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, या एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मॉडरेट मतलब जहां पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा ट्रिक्स, थोड़ा सा ऑप्शन से सोचना,
प्रिपरेशन करना, और एक आता है द डिफिकल्ट लेवल। डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन ऐसा होता है जो डेफिनेटली आपके सर पे हिला के रख देगा। अब सवाल आता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इजी इजी कर लेते हैं, मॉडरेट थोड़ा सा कर लेंगे, डिफिकल्ट बोलेंगे अरे यार कल करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है। तो करना क्या है, गेट के सारे पुराने क्वेश्चन आप उठा के देखोगे, उसमें हर ईयर में इजी, मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल दिया होता है। अब अगला पॉइंट आता है कि सर हाउ आई कैन आइडेंटिफाई डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जो आपसे बन रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, which takes more time to think, that is called moderate, and which will difficult to say answer exactly, it is your difficult question. So now हमारे सामने तीन टाइप के क्वेश्चन आ गए। दूसरा, 2021 के लिए जितना आप पढ़ोगे उतना एडवांटेज है, अच्छा रहेगा, बट आई सजेस्ट यू द मिनिमम 5 to 6 आवर डेली आपको पढ़ना चाहिए इफिशिएंटली। नॉट कि आप सिर्फ एक बार लेक्चर देख रहे हो या नॉर्मली आपने क्लास अटेंड किया है, दैट इज अवर 5 to 6 आवर। नो, 5 to 6 आर योर सेल्फ स्टडी टाइम। उसमें आपका खुद का नोट्स प्रिपरेशन कर सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या टॉपिक के बारे में डेप्थ में पढ़ सकते हो। इट इज फॉर 5 to 6 आवर्स इंक्लूडिंग योर क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम। नाउ वन मोर थिंग, प्रैक्टिस एप्टीट्यूड एंड दी मैथमेटिक्स डेली बेसिस, यानी कि आपको 1 घंटा ऐसा रखना है। एक दिन माइट बी मैथ्स पढ़ सकते हो, यानी कि इंजीनियरिंग मैथ्स, दूसरे दिन डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ सकते हो, थर्ड डे एप्टीट्यूड, एंड यू कैन गो विद द रोटेशन पार्ट। क्योंकि क्या होता है, हम सारा दिन टेक्निकल पढ़ के थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो जाते हैं। एग्जॉस्टिव मींस थोड़ा सा ट्रिकी और सिंपल पार्ट पढ़ने के लिए उठा लो मैथ्स, उठा लो, जैसे नींद आई आपको उठा के मैथ्स चालू कर दो और एप्टीट्यूड पढ़ना चालू कर दो, बड़ा इंटरेस्ट मजा आएगा। राम की एज शाम से कितनी बड़ी है और ज्यादा है, एक ट्रेन आ रही दूसरे ट्रेन से टकरा रही है, इट्स सो मेनी वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ब्रेन चालू हो जाएगा। बैठे बैठे अपने फ्रेंड फैमिली लोगों से भी पूछ सकते हो, यार ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तो बन जाएगा, थोड़ा बता हेल्प कर। तो जैसे हमें नींद आने लगेगी, हमारे 5 से 6 घंटे नहीं हुए हैं, वो स्टार्ट कर दो एप्टीट्यूड पढ़ना। सो दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल। नाउ आते हैं 2022 के लिए। जो लोग प्रिपेयरली प्लान करके बैठे हैं कि सर मुझे 22 देना है, मैं 21 से मैं एक बार अटेम्प्ट करने के लिए देना चाहता हूं, बट मेरा टारगेट 22 है, उसके लिए 18 महीने हैं, इंक्लूडिंग ये जो 6 मंथ जो एडवांटेज 2021 वालों के लिए, वो आपके लिए भी एडवांटेज है कि इस टाइम लॉकडाउन में आप स्पेशली पढ़ सकते हो, ताकि हमने इस 2021 में एग्जाम देके आप अपना सा ज्यादा इनपुट निकाल सकते हो, ताकि अगले टाइम के लिए आपको और मेहनत कम करना पड़े। दूसरा, आपके लिए एक एडवांटेज आता है कि आप सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ सकते हो, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो बुक से पढ़ सकते हो, थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे तो थोड़ा बेस नॉलेज और बढ़ेगा, ताकि आने वाले टाइम तक आप उसको और प्रिपेयर कर सको। बिकॉज द नेक्स्ट वन इज, बिकॉज द पॉइंट इज दैट 2022 वाले बच्चे अभी थर्ड ईयर में होंगे, तो फाइनली में होंगे, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कॉलेज में भी स्टार्ट नहीं किया होगा। तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, माइट बी आप 5th सेमेस्टर में हो अभी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क, सीओए सब्जेक्ट्स, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है। 4th में 5th में आता है, कोई 6th में सब्जेक्ट्स आता है, तो वो सब्जेक्ट आप जो पढ़ो तो उसको साथ में गेट के लेवल की तरफ पढ़ना, डेप्थ में पढ़ना। दूसरा, इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप डेफिनेटली पढ़ो, रेगुलरिटी होगा तो अच्छा रहेगा। सेम एज इट इज, प्रैक्टिस करोगे एप्टीट्यूड मैथ्स को डेली बेसिस में, अल्टरनेट में, वेरी हेल्पफुल टू यू। सो दैट इज अवर हाउ टू मैनेज अवर टाइम। अब आते हैं एक गोल्डन चीज पे। अब गोल्डन की बात करें तो सबसे गोल्डन चीज यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे, यहाँ पे फर्स्ट थिंग, कितने मार्क्स पे क्या क्या मिलने की चांसेस है। तो सबसे पहले निकल के आता है पीएसयू की बात करें कि सर पीएसयू क्या मिलने वाला है, सर क्या सिचुएशन है सर पीएसयू की। तो कंप्यूटर साइंस के लिए पीएसयू होते हैं, लेकिन वहां पे टॉप 100 रैंक तक ही अपीयर वाले के लिए एडवांटेज होता है, बिकॉज टॉप 100 रैंक सबसे पहले वो पीएसयू में ट्राई करते हैं। अगर आपका 100 रैंक के अंदर आ रहा है, तो अप्रॉक्स 100 रैंक है, तो आप डेफिनेटली पीएसयू के लिए आप एलिजिबल भी हो, प्लस एलिजिबल तो आप हो ही, प्लस आपके पॉसिबिलिटी चांसेस 100% हो जाते हैं मिलने के। सम टाइम 100 से थोड़ा सा अप जा सकता है, बट इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने लोगों ने अपीयर किया होगा पीएसयू के लिए फॉर्म भरने के लिए। अभी काफी पीएसयूज ओपन होंगे, अभी जब भी आप नोटिफिकेशन गेट का फॉर्म भरोगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे कि गेट के थ्रू आप बहुत सारे पीएसयूज आने वाले होंगे, तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज, अंडर 500 आपको आईआईटीज के 100% चांस होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूं। अगर आपके मार्क्स के बेसिस पे बात करें तो आपके 65 to 70 आईआईटी मार्क्स आप टॉपर में जा रहे हो, मतलब 100 रैंक के अंदर हो, तो आपको पीएसयू एज वेल एज आईआईएससी बैंगलोर के चांसेस पूरे हो जाते हैं, राइट। नाउ
द सेकेंड थिंग इज, अगर आपके मार्क्स आपके आईआईटीज के कंसिडर करें तो आईआईटीज यहाँ पे दो पैटर्न के होते हैं, एक होता है ओल्ड आईआईटीज, एक होता है न्यू आईआईटीज। तो ओल्ड आईआईटीज के कट ऑफ, अब मैं आपको स्कोर के बेसिस में बताता हूं। अगर मैं आपको ओल्ड आईआईटीज की बात करूं तो विच इज 800 स्कोर आपका आता है, गेट रैंक के साथ में आपका स्कोर भी आता है, विच इज 850 स्कोर से स्टार्ट होता है, विच इज अराउंड 780 तक टॉप आईआईटीज के स्कोर्स आ जाते हैं। मतलब आपके 500 रैंक है तो आपके 7 के 7 आईआईटीज आपको आ सकता है। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे एडवांटेज बोलूंगा, हर बार थोड़ा सा वेरी होता है चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। बिकॉज मैं अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में रहना चाहता हूँ और मैं बाहर के आईआईटीज में नहीं जाना चाहता हूँ, तो देयर सो मेनी स्टूडेंट्स वो अपने नियर बाय आईआईटी मुंबई को टारगेट करते हैं या नियर बाय आईआईटीज को टारगेट करते हैं। तो हर बार कट ऑफ थोड़ा सा वेरी होता है, सो स्लाइटली डिफरेंट एवरी ईयर। सो नाउ अप्रोक्सीमेटली 500 रैंक है तो आपको सारे आईआईटीज के स्कॉल आ सकते हैं। क्लियर? नाउ बिलो अगर 500 रैंक से नीचे जाते हैं, अगर आपके सामने मार्क्स का देखो तो यहाँ पे डिफरेंट मार्क्स के बारे में दिया हुआ है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई से आप ऊपर जाओगे तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी आप कुछ निकलते हैं वैकेंसी जिसमें आप यूज कर सकते हो। एनआईटीज की बात करें तो आपको 45 मार्क्स से लेके 55 से लेके हायर तक, यानी कि 65 एंड अबोव तक एनआईटीज आपके लिए ओपन हो जाते दरवाजे। इवन ऑल्सो एनआईटीआई करके भी एक कॉलेज होता है जो मुंबई में, जो एमबीएस के लिए प्रेफरेबल होता है, विच इज ऑल्सो गुड कॉलेज, विच इज हायर रेंज में ओपन होता है, विच इज 65 मार्क्स एंड बिलो 55 मार्क्स। इफ यू गो फॉर द एजुकेशन अब्रॉड, तो आप एजुकेशन अब्रॉड के लिए भी फोकस कर सकते हो, उनके लिए भी एडवांटेज होता है। पीएसयूज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैटिस्टिक्स, जो आपके लिए सुन के थोड़ा अच्छा भी लगेगा। राइट नाउ आईआईटी की काउंसलिंग चालू है, आई थिंक सभी को पता होगा। आईआईटी अभी जो 2020 अभी खत्म हुआ है एग्जाम, उसके लिए काउंसलिंग अभी प्रॉपर्ली चालू चल रही है काउंसलिंग। द सेकंड थिंग इज, अभी उसके 4 राउंड खत्म हो चुके हैं, राउंड बी चालू है, राइट? एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनआईटीज में राउंड 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। राउंड 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके मतलब सीसीएमटी काउंसलिंग होती है जो सारे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊंगा, टोटल हमारे पास ट्रिपल आईटीज भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, 25 ट्रिपल आईटीज। एंड एनआईटीज की बात करें अराउंड around 28 NITs we have, or more than that, 1 or 2 more may be added nowadays, but computer science में कुछ में जगह चालू होना बाकी है अभी। तो around 28 NITs and triple ITs which is 25 and 7 old IITs and the new IITs, ये सब मिला के हमारे पास काफी अच्छे कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, राइट? सो इसका मतलब अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ बिफोर दैट एक मैं चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगराइज करूंगा। आईआईटीज की बात करें तो अगर हमारे पास ड्रीम कैसा होना चाहिए, हम कैसे फोकस करें, तो फर्स्ट द फोकस दैट आईआईटीज जितने भी होते हैं, द ओल्ड आईआईटीज और आईआईएससी बैंगलोर इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। आई सजेस्ट यू हैव अ फर्स्ट प्रेफरेंस द ओल्ड आईआईटीज एंड द आईआईएससी बैंगलोर. Okay, the first category. In the second category, the new IITs and the old NITs, जो वारंगल, त्रिची, सूरतकल, these are the old NITs जो टॉप मोस्ट इंडिया के रैंक में बिलोंग करते हैं। एंड उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आते हैं जितने भी नए NITs हैं एंड द ट्रिपल आईटीज। So these are the range actually, step by step, जैसे जैसे हमारे पास स्कोर्स हाई स्कोर आएगा, we have a lot of option. चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे हम स्ट्रेटजी हम करें, हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो फर्स्ट इज वी हैव टू मैनेज आवर टाइम। अगर टाइम को आपने मैनेज किया है तो आपके हाथ में सब कुछ है। कहते हैं ना, टाइम अगर रेत आपके हाथ में टाइम आ जाता है ना, तो आप दुनिया जीत सकते हो। दूसरा आता है रीड नोट्स एंड कंप्लीट दी सिलेबस। जो भी आप फैकल्टी आपको पढ़ाता है, आप सेल्फ स्टडी पढ़ते हो, तो सारे के सारे नोट्स अच्छे से होना चाहिए। क्या होता है कि नोट्स क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक आपका दोस्त होता है जो जेरोक्स होकर आपको नोट्स देता है और एक आप खुद बनाते हो। तो आप मुझे खुद सोच के बताओ कि कौन से नोट्स में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है? आपके खुद के नोट्स, राइट? तो किसी के जेरोक्स नोट्स वाले या किसी का पीडीएफ आप पढ़ तो रहते हो, लेकिन उसमें जो मजा नहीं आता, फील नहीं आता है। तो मेक श्योर यू जस्ट प्रिपेयर योर ओन नोट्स एंड कंप्लीट दी सिलेबस। प्रैक्टिस विद दी मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट होता क्या है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट सीरीज। कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट
मॉक टेस्ट कब देना है? जब आपका सब्जेक्ट्स खत्म हो जाता है, आपका नोट्स प्रिपरेशन खत्म हो जाता है, इफ यू फील गुड दैट कि हमारा गेट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ना आई कैन गो विद द प्रैक्टिस फॉर द मॉक टेस्ट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑल द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेंगे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेप्ट रिपीट होता है, पूरा कॉपी पेस्ट मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि लास्ट ईयर का कुछ पैटर्न उठा के आ गया हो। एंड ऑल्सो स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट्स। इजी सब्जेक्ट्स की कैसे स्टार्ट करेंगे? जो भी हमें सब्जेक्ट लगता है कि सर आई वेरी फील दैट कि मुझे सी प्रोग्रामिंग आती है, तो मैं सी प्रोग्रामिंग खत्म करूंगा, उसके बाद एल्गोरिथम स्टार्ट करूंगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा। तो यू हैव अ ओपन ऑप्शन कि जैसे जैसे आपको प्रिपरेशन करने मजा आ रहा है, जो आपको इजी सब्जेक्ट है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे फोकस सब्जेक्ट है उसको हम प्रेफरेंस देंगे। प्लस अगर लगता है कि सर हमारा इजी सब्जेक्ट ये है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, यू कैन डू इट। Now, the main important part, the best time to study. कब हम पढ़ें? सर प्रिपरेशन करते हैं, नींद आने लगती है, या कुछ थोड़ा सा मजा नहीं आता है, या और प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे कौन सा टाइम अच्छा होगा? मुझे रात को अच्छा लगता है पढ़ने में, किसी को सुबह अच्छा लगता है। इट इज योर टाइम। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको सबसे अच्छा टाइम क्या लगता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपकी सबसे ज्यादा इफिशिएंसी कैसे होती है। चेंज योर पैटर्न, चेंज योर स्टाइल। एक बार मॉर्निंग में 2 घंटे उठ के देख के पढ़ के देखो, कभी रात में पढ़ के देखो, कभी दिन में पढ़ के देखो, आपको खुद ऑब्जर्व हो जाएगा सर मेरे को यहाँ पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम। बिकॉज अभी लॉकडाउन में आपके लिए एडवांटेज ये है कि यू हैव अ ओपन ऑप्शन। अदरवाइज आपके पास बाउंड होता था कि हाफ आफ्टरनून आपके हाथ से जा चुका होता था कॉलेज की वजह से। नाउ एक मेन एग्जांपल है प्रैक्टिस एप्टीट्यूड डेली, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो करो, जितना हो सके। जब भी आपको टाइम मिलता है, क्वेश्चंस के लिए कभी लिमिट मत रखो। अगर आप सोचते हो कि सर मैं पहले थ्योरी पढ़ लूं, पूरा खत्म कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन लगाऊं, नो। जितना आप पढ़ते हो उस पर बेस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना चाहिए। यस, द सबसे मेन इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पॉइंट, ट्रेन योर ब्रेन फॉर द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। अब ये सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। क्या आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों को एग्जाम का टाइमिंग कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। देयर इज अ 2 स्लॉट, राइट? एक मॉर्निंग स्लॉट होता है, आई थिंक 10 to 1। ओके, हाफ एन आवर 1 आवर का जो बफर टाइम होता है उसको हम इरेज कर दें और कंसीडर करें कि हमारे सामने 10 to 1 के बीच में बफर टाइम होता है, 10 to 2 भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक होता है 2 से 5 के बीच में टाइम, राइट? तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकल के आते हैं कि हमारे पास 2 टाइम स्लॉट में हमारा गेट का एग्जाम होता है। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सुबह, एग्जाम मेरा 10 बजे है, राइट? और आप लोग नॉर्मली, हम लोग एज अ स्टूडेंट लाइफ बहुत बार हम लोग लेट उठते हैं, 9 बजे 10 बजे उठते हैं, राइट? ड्यूरिंग लॉकडाउन तो हम बहुत ही बदल चुके हैं। तो अगर मैं सुबह 10 बजे उठ रहा हूं और मैं जो उठते से सर सबसे पहले तो मेरे को चाय चाहिए, मुझे सबसे पहले वड़ा पाव चाहिए, मुझे सबसे पहले नाश्ता चाहिए, उसके बाद मैं आगे सोचता हूँ, ये मेरा एक रूटीन होता है जो हम अपने आप को बाउंड कर दे कि सर इसके आगे नहीं जा सकते। अगर आपको कभी एक दिन सुबह जल्दी उठ के जाना होगा तो आप उठ के तैयार होकर चले जाते हो, लेकिन आपका ब्रेन वो एक सोने लगता है, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होता जितना रोज होता है। तो प्रॉब्लम इज दैट हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि उस ड्यूरेशन टाइम में जब एग्जाम होने वाला होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रात को 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, जिनका मॉर्निंग में टाइम स्लॉट होता है, वो फोर्सफुली एग्जाम के 2 दिन पहले जगा के रखते हैं कि मेरे को उस टाइम पे सोना है, बट उनको नींद नहीं आती है। सो प्लीज फोकस दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट। बहुत सारे बच्चे 3 घंटे वहां पे आपके सामने कुछ नहीं होगा, आप स्क्रीन को देखोगे, ना लेफ्ट देख पाओगे ना राइट देख पाओगे, आपके सामने से एक पानी की बोतल होगी। आपका ब्रेन जो रात भर जगता है, एग्जाम टाइम आप फोर्सफुली उसको बोलोगे क्वेश्चन को सॉल्व कर, क्वेश्चन को सॉल्व कर, लेकिन आपका ब्रेन क्या बोलेगा? मुझे नींद आ रही है, तूने मुझे प्रैक्टिस नहीं कराया है, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी बच्चे मैं देखता हूं जो प्रिपरेशन करते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूं एग्जाम के कुछ दिन पहले क्लास में बोलता हूं कि बेटा कितना भी हो जाए, 1 महीने 2 महीने पहले अपने ब्रेन को उस टाइम जोन में, जब तक आपके पास टाइम टेबल नहीं आता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस 3 घंटे में। आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि मैं अपने आप को डायरेक्टली वही नोटबुक में बैठा के वही प्रिपरेशन चालू करूं। उसके टाइम के अलावा मैं बाकी टाइम कैसा भी रहूं, लेकिन अगर मैं 3 घंटे अपने आप को, ब्रेन को ट्रेन करता हूं, तो बिलीव मी उसका इफिशिएंसी आपका इतना बढ़ेगा कि 3 घंटे आप एग्जाम टाइम में, बाकी लोग सर खुजाल रहे होंगे, आप फटाफट आंसर देके निकल जाओगे। यस, नाउ कैसे स्ट्रेटेजी कर सकते हैं? नोट्स बनाने की बात करते हैं हम लोग। तो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करने के लिए। अब एक होता है क्लास में जो सब्जेक्ट में टीचर पढ़ाता है,
जैसे अगर मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, आपके नोट्स बनेंगे, लेकिन एक आता है शॉर्ट नोट्स। अब वो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, आप नोट्स तो पढ़ते हो, आपके खुद के हैंड रिटन है। अब शॉर्ट नोट्स में क्या बेनिफिट होता है, आप की पॉइंट लिखते हो। अब की पॉइंट कहां कहां से लिखते हो सकता है डेफिनेशन लिखा आपने, हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो गेट में पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको की पॉइंट बना के लिखा, हो सकता है आपने जो बुक्स पढ़ा उस पर्टिकुलर टॉपिक में, सर ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा मैं लिख देता हूं, क्या पता आगे पूछेगा। तो हो सकता है आपने किसी क्वेश्चन बैंक में देखा, क्वेश्चन बैंक में ये एक नया टर्म निकल के आया है, उसका होता क्या बेस, मैंने इसको पॉइंट बना के लिख दिया, यानी कि आपके क्वेश्चन को ही मैंने एक छोटा सा पॉइंट बना के रख दिया, ताकि जब एग्जाम आपके सामने 10 दिन 15 दिन बचेंगे तो आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स रिवीजन नहीं कर सकते, बट आपके वो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, वो आप पन्ने पलटा सकते हो, जो आपको लगता है डिफिकल्ट पॉइंट्स टॉपिक थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए, बड़ा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और उसके मैं शॉर्ट नोट बना के लिखे होंगे, उसको पन्ने पलटाने मुझे हार्डली 1 या 2 दिन लगेगा, राइट तो मेरे लिए एडवांटेज क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स से प्रिपेयर रिवीजन करना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। आप किसी भी टॉपर से इंटरव्यू उठा के देख लो, आप नॉर्मली आप कभी पढ़ते होंगे सर 2020 में ये टॉपर बना, एनीथिंग यूट्यूब में एन नंबर ऑफ वीडियोस पड़े होंगे, अगर आप देखोगे वो पर्सन ये बोलेगा कि मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, और वो बंदा कभी अपने शॉर्ट नोट्स किसी को देगा नहीं, राइट क्योंकि वो बहुत मेहनत से बनाता है, वो साल भर तक जितने भी बुक्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन बैंक होंगे, उसमें से ढूंढ ढूंढ के अपने हिसाब से डिफिकल्ट टॉपिक के शॉर्ट नोट बना के रखेगा, फॉर्मुलेशन लिखेगा, जो आपको लास्ट टाइम में सिर्फ उसको एडवांटेज मिलने वाला है और किसी का नहीं। आते हैं हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट दे दिया, बहुत बच्चे होते हैं सर मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज में बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर रैंक नहीं आ रही है, सर स्कोर नहीं आ रहा है, सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्या करें। तुम एक बात बताओ, मॉक का मतलब क्या होता है, मॉक का मतलब होता है अ डमी, नॉट रियलिटी, राइट मॉक मतलब होता है एक डमी नॉट रियलिटी। हम रियलिटी में जाते हैं तो थोड़ा अलग होता है, हमें प्रैक्टिस होती है। अगर जो लोग बच्चे यहाँ पे क्रिकेटर होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, अभी तो सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो अभी जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होता है, जिनका टूर्नामेंट होता है मैच होता है तो डेली प्रैक्टिस करते हो, नॉट इवन क्रिकेट एनी गेम्स, आप बार बार रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, फिर आप बोलते हैं अरे मेरा मैच उसके साथ देखो फिर मैं अच्छे से खेलता हूँ, तो उस दिन जो होता है हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो डिफिकल्ट प्रैक्टिस होती है, लेकिन मैच उससे हमेशा सिंपल होता है। प्रैक्टिस मैच में कभी आप स्कोर करते हो, कभी बिल्कुल नहीं करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं होती, लेकिन एक्चुअल वाले में अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, एक्चुअल वाले में आप ज्यादा स्कोर करते हो, दैट रियलिटी पॉइंट। अब करना क्या है, हमें उसको बेनिफिट होता है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम अपने आप को देखते हैं, अपना फ्रेंड मुझे बताता है यार थोड़ा लेग बाय थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेग में थोड़ा सा बॉल अच्छे से नहीं मार पा रहा है, राइट में यानी कि ऑफ स्टंप थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से खेल, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, टिप्स बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मॉक का मतलब भी यही होता है। तो यू हैव टू फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक आफ्टर द फिनिशिंग द टेस्ट। अब टेस्ट देने के बाद मेरा स्कोर कितना भी है डजंट मैटर, मुझे ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक मुझे लग रहा है कि यार ये मेरे से नहीं बन रहा है, तो मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है और मुझे इस पर काम करना है। दूसरा आता है प्रिपेयर फॉर द टॉपिक्स इन विच यू स्कोर लेस। अब जो टॉपिक आपके कम मार्क्स आए हैं, जिस टॉपिक में कि उस सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो जो सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आए उस सब्जेक्ट को मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, फिर से प्रिपरेशन करूंगा, रिवीजन करूंगा, ताकि अगली बार मेरा स्कोर ज्यादा है। माइट बी इस बार दूसरे सब्जेक्ट में कम आ सकता है, लेकिन पुराने सब्जेक्ट मेरा काम हो चुका है। अटेम्प्ट विद द मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों के साथ। वो क्या सोचते हैं, सर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूं अल्गोरिथम, मैं अल्गोरिथम लगा रहा हूं, तो अपने ब्रेन को आप अल्गोरिथम ट्रेन करते हो, क्या अल्गोरिथम के साथ कॉम्बिनेशन का भी ट्राई करो, कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन, अल्गोरिथम विद एप्टीट्यूड, अल्गोरिथम विथ डेटा स्ट्रक्चर, अल्गोरिथम विथ डीबीएमएस, ऐसी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से क्या होता है, हमारा ब्रेन दो डायरेक्शन में सोचने लगता है। ये तो वो बात हो गई कि हम एक चीज के बारे में टीवी में कुछ और देख रहे हैं, हाथ में मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं, तो हमारे सामने ब्रेन स्विच होता है, तो उसको हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो हमारा ब्रेन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा। And at last we have to prepare full length tests before end of the examination, approximately 1 month पहले full length की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट से प्रिपरेशन नहीं होगा। अगर हम कंप्लीट पूरा मॉक पूरा 65 क्वेश्चन का ट्राई करेंगे, इट विल बी बेटर फॉर अस। नाउ हाउ टू स्टे मोटिवेट। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर मोटिवेशन कैसे जगा के रखें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे पहला पॉइंट, आप अपने घर पे आप अपने ड्रीम्स को, आप बहुत बचपन में आप लोग क्या जिद करते थे, याद है बचपन में छोटे
जब थे तो छोटे पापा मम्मी से जिद करते, पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो, राइट। 4 पहिए वाली साइकिल होती थी, वो भी जिद करते थे। पता है हम लोग जब बड़े हो गए ना तो जिद करना छोड़ दिए। कुछ लोग जिद करते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए, सिली थिंग्स के लिए, राइट, छोटी छोटी स्टबन चीजों के लिए। लेकिन हमने जिद करना छोड़ दिया। आपको पता है क्यों जिद करना छोड़ दिया? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मुझे जिद करना किससे, राइट। तो करना किससे? अब जिद अपने आप से करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि छोटी चीजों के लिए जिद करेंगे। तो जिद ये करो कि मुझे स्कोर लाना है, मुझे टॉप 100 रैंक लेके आना है, राइट। उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक बड़ा सा नॉर्मल A4 साइज का पेपर लो, उस पर लिखो 100 रैंक AIR 2021 या 2022, अपने टेबल पे पोस्टर पे चिपका दो। और आपको जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, एक इमेज निकालो, प्रिंट निकाल के उसको पेस्ट कर दो और उसको देखते रहो कि क्या मैं अपने आप को 2021 में या 2022 में अपना एमटेक करने का ड्रीम क्या इस कॉलेज में देखना चाहता हूं या नहीं। अगर आप जब उस कॉलेज के फोटो को देखोगे ना तो आपको अंदर ही अंदर मोटिवेशन आएगा और लगेगा नहीं यार, अब मैं जिद करना चाहता हूं, मुझे जाना है तो इसी में जाना है, वरना नहीं जाना है, राइट। एक जिद जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो मोटिवेशन नहीं आएगा। दूसरा, यू हैव टू रीड बुक्स, मोटिवेशन बुक रीड कर सकते हो जब भी आपको लगता है थोड़ा सा आप डल फील कर रहे हो कि आपको मजा नहीं आया प्रिपरेशन में। रीड द बायोग्राफी ऑफ द फेमस सीईओज, बुक्स मोटिवेशन रीड कर सकते हो। और अपने गोल को फोकस करो कि आप क्यों करना चाहते हो। इंजीनियरिंग कॉलेज में राइट नाउ द कैंपस प्लेसमेंट इज ऑन एन एवरेज 3 लाख से 4 लाख के बीच का होता है। लेकिन आईआईटीज या टॉप एनआईटीज या जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन होते हैं, ट्रिपल आईटीज, उन सबका पैकेज स्टार्टिंग विद द 8 लाख होता है मिनिमम फॉर द एनआईटीज। आईआईटीज में 6 लाख का पैकेज की कोई कंपनी अलाउ नहीं होती है। वहां पे सीधे सीधे 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख हाई पैकेज रेंज की ही कंपनी आती है। अदरवाइज वो बच्चे कोई बैठता नहीं है, वो बाइकआउट हो जाती है, राइट। तो नाउ द फोकस इज आईआईटीएन का टैग। अगर आप अपने लाइफ में पीछे मुड़ के 10 साल बाद देखोगे तो अपने आप से क्या पूछोगे? अरे मैंने सोचा था आईआईटीएन का टैग लेके घूमता हूं मैं। आप लोगों को पता है बहुत जगह कॉलेज में आपके प्रोफेसर होंगे ना, तो उसके घर, उसके नेम प्लेट के नीचे आईआईटीएन लिखा होगा, या आपके बारे में कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन आजकल बहुत एक्टिव है, तो वहां पे बहुत प्राउडली लिखते हैं कंप्लीटेड फ्रॉम मास्टर फ्रॉम आईआईटीएन, फ्रॉम आईआईटी दिस, आईआईटी दिस या एनआईटी दिस। तो वो जो प्राउड होता है ना, वो वाला टैग, वो फीलिंग जिस दिन आ जाएगी ना आपके अंदर कि नहीं यार मुझे वो टैग चाहिए, तो आप देखना गारंटी मोटिवेशन आपका 100% ऊपर चला जाएगा। दूसरा, द पैकेज। मनी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका 16 लाख का पैकेज आप स्टार्ट करोगे, ऑन एन एवरेज 10-12 लाख या 15 लाख का पैकेज आपको आईआईटी से मिल रहा है, 15 लाख का पैकेज। आप मुझे एक बात बताओ, आफ्टर बीटेक आपके सामने 4 लाख का पैकेज होगा, वो भी वही वही कंपटीशन करने के बाद, क्योंकि अभी आपके कॉलेज में कंपनी को लाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, लेकिन आईआईटी के लिए कोई वहां पे मेहनत नहीं होती है। वो आईआईटी क्या बोले, आना तो आओ नहीं तो निकले यहाँ से, बच्चे हमारे खुद अपने आप बुला लाएंगे। तो वहां पे कोई भी आपको कंपनी कॉल नहीं करते, बच्चे खुद फोन करके बोलते हैं कि हम लोग रेडी, आ रहे हो तो बताओ, राइट। दे आर सो मेनी, सो हैव वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड जो कंपनीज के लिए होता है उनके लिए। वो बोलते हैं छोटे पैकेज के लिए हम बात ही नहीं करते हैं ना। तो सोचो हमारे सामने 15 लाख का पैकेज है, मैं 5 साल में अगर मैं इतना खर्च भी करूं तो मेरे सामने 50 लाख आता है, मैं अपनी ऑडी खरीद सकता हूं, मैं बीएमडब्ल्यू खरीद सकता हूं। तो ये आपके दिमाग में मोटिवेशन होना चाहिए कि क्यों मैं हाई पैकेज चाहिए, क्यों मुझे वहां पे जाना है। जब तक वो फोकस या गोल क्लियर नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक मैंने आपको काफी मोटिवेट भी किया, काफी चीजें आपको मैंने बताई जो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी। सो ओवर टू यू सर। Thank you so much, sir. The session was really informative and interesting, sir. I am sure that this session would have helped many students to understand what GATE exam is, and also to understand what are the opportunities that they can grab once they complete their engineering and they qualify GATE exams. Uh, and for you all students, since sir has taken you through everything, he has explained you what GATE exam is, what are the opportunities that you can grab through GATE examination, how to stay motivated, and what are the preparation strategy, tips, tricks. It's time for you to clear all your doubts, questions, whatever you have in your mind. You can ask whatever you want to. So maybe Satyarupa can just disable the chat and allow all the students to ask the questions, so that one by one sir can answer all the questions.
Uh, Okay, I can yes. read the one question. Pranav, what is the procedure after gate result for PSUs? Pranav, actually for the PSUs, basically there is individual form was filled. Okay, अगर आप notification check करोगे तो they need your enrollment number. आफ्टर द जो आप गेन का फॉर्म भरते हो उसका फॉर्म से आप डायरेक्टली अपीयर कर सकते हो एंड आफ्टर दिस उसके बाद आपका सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस होता है, आपका रिटर्न नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द पीएसयू जो गेट के थ्रू होते हैं उनके रिटर्न नहीं होता है. दे वांट द स्कोर कार्ड. आपका जो टॉप स्कोर कार्ड होता है उसके बेसिस में आपका सिर्फ इंटरव्यू एंड द जीडी पोर्शन होता है. दे हैव टू शॉर्ट लिस्टेड. अगर मैं आपके बोलूं कि अगर मेरे पास 20 सीट्स हैं तो अराउंड दे कॉल अराउंड 20 into 5, अराउंड हर एक सीट पे 5 to 10 लोगों को कॉल करते हैं फॉर द जीडी राउंड एंड आफ्टर जीडी दे कॉल फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. Okay, so I can see another question, sir. Which fields to be practiced the most? Amar, I want to know which field means what you want to talk about. You want to talk about the subjects or any related, any technology part? Amar. Okay, subjects. So now you have to practice most the important focus subjects जो हमने discuss किए हैं. So the first 4 subjects are very important, that is data structure, algorithm, C programming. It is completely 20 marks. So ये core subjects होते हैं. Even you can prepare for the PSU also. PSUs में भी बहुत जगह पे यहाँ पे ये पैटर्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन. That is a core and the discrete part. So these are the discrete mathematics will be 15 marks and DSA will be around 20 marks. So 35 most important part होता है जो आपको कहूँगा सबसे पहले प्रिपरेशन करना चाहिए. Even aptitude also, because aptitude also create a 15 marks. तो प्लस अगर इसके अलावा डीआरडीओ, इसरो कुछ ऐसे एग्जाम पीएसयूज होते हैं जो अलग से गेट के थ्रू नहीं होता है, जो अलग से आपके लिए एक रिटन टेस्ट होता है, उन सब के एग्जाम क्रैक करने के लिए भी सारे सब्जेक्ट कोर होते हैं. इवन फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द जिसका स्कोर कम होता है उनके लिए आईआईटीज अलग से इंटरव्यू राउंड भी करता है एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपके काउंसलिंग के ड्यूरेशन में. उस इंटरव्यू में आपसे बेसिक सवाल पूछेगा आपकी कोर सब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्ट आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो और उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हो. Okay, so we have another question. When is the right time to start preparing those short notes sir talked about? Short note, I prefer you कि please start from the day one. जब भी आप जैसे there is 2 things. When you start with the book, अगर आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बुक के पास आप बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते रहते हो, आपको लगता है दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आपको नोट डाउन करके की पॉइंट लिखते जाओ. मींस यू हैव टू कीप वन डायरी और वन नोटबुक विथ यू. व्हाटएवर यू स्टडीड अ फुल कंप्लीट नोट्स आप पढ़ रहे हो, उसके बीच में आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या आपको लगता है क्वेश्चन ज्यादा पूछाता है, और द पॉइंट इज दैट ये क्वेश्चन गेट में इस पैटर्न में पूछा गया है जिसका सॉल्यूशन या उसका फॉर्मूला विच विल बी रिक्वायर्ड टू नोट डाउन अवर शॉर्ट नोट, तो आप उसको नोट डाउन करते जा सकते हो. शॉर्ट नोट इज बेस्ड ऑन योर कंप्लीट सब्जेक्ट्स की बात भी कर सकते हो या बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो. बट आई सजेस्ट यू कि शॉर्ट नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको सब्जेक्ट वाइज बनाओगे तो विच विल बी वेरी हेल्पफुल. Okay. Sir, another question. According to technology aspect, which to be practiced the most? What is to be practiced the most? In technology point of view, see, according to the after masters, I mean after BTech, there's 2 things. If you go for the IT job, so there's the AI, machine learning, there's a very high scope nowadays, data science, because if you go for the abroad, so data scientist job is available right now. There is no effect on the right now the pandemic issues. उस पे कोई issues भी नहीं है अभी तक, वो market अभी भी boom पे है. The second most part is if you go for the master की duration पे भी आपको एक branch choose करना पड़ता है, because computer science also branch split into different branches. For example, computer network, computer engineering, computer science, and software engineering, nanotechnologies, machine learnings, and the different parts. So now you can choose the branch accordingly which you have an impact on most on your career. आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हाई रेंज में जा रहा है तो मैं इस टेक्नोलॉजी को, इस स्ट्रीम को चेक अपीयर करूंगा, उसके बाद आप उसको इसमें मास्टर भी कर सकते हो. सो इट विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर योर आफ्टर बीटेक एंड आफ्टर एमटेक. Best books you would suggest for aptitude preparation, sir?
See, best book I can see that is R.S. Agarwal is sufficient because it's a huge that is questions are there. R.S. Agarwal मेरे ख्याल से सबसे अच्छी book मानी जाती है. Even you can prepare aptitude for the topic wise, but Karan, I just suggest you just open the last 5 year aptitude question. You can identify ki which of the topic are asking most. Then you can go with the RS Agrawal. So RS Agrawal काफी मोटी होती है, काफी हेवी होता है, तो थोड़ा सा एक आता है कि कहाँ से शुरू करें. तो just start the last year questions. हार्डली 5-6 क्वेश्चन हर ईयर में पूछे गए हैं. 5 to 7 ईयर्स आर देयर टोटल. अभी तक टोटल मेरे ख्याल से ज्यादा ईयर्स नहीं हुए पूछे अभी तक. तो अगर आपको ऑनेस्टली आपको 7 to 8 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. माइट बी 50 क्वेश्चन, मोर देन दैट, मैक्स टू मैक्स 80 क्वेश्चन. तो आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है. देन यू कैन स्टार्ट विद द RS Agrawal दिस पर्टिकुलर टॉपिक. यस. Okay. Any more questions? Yes. One question So for now. Which PSU provide the job for the CSIT? Actually, it's every time is different, but that is a few that is commonly asked for the computer science and IT. The one is Indian Oil, DRDO, ISRO, and some NTPC also provide 1 or 2 seats, but it will be vary every year. So most of the time we can see the notification. बट क्या होता है हर बार द वैकेंसीज आर वेरी. समटाइम दे रिक्वायर्ड ईसी ब्रांच, समटाइम्स दे रिक्वायर्ड कंप्यूटर साइंस ब्रांच. तो इट इज वेरी फ्रॉम year every year, so we cannot predict everything, but few are fixed for the computer science. So sir, Sonali has asked that she is facing problems with computer network. She is not able to understand the question. So what is to be done? Sonali, this see computer network subjects is, I think that is my core subject actually. So I can understand the few questions are very difficult to understand, but you have to identify this few questions are very highly difficult question. So now you have to identify what is your problem. Actually problem कहाँ पे आ रही है. या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या तो बेस वीक है हमारे पास. दो चीज आती है. अगर बेस हमें वीक लग रहा है तो उसके लिए हमें बुक को रेफर करना पड़ेगा. तो टेनेनबॉम एंड द फोरोजन इज अ टू बुक विच इज अवेलेबल फ्रीली ऑन द ई बुक ऑन द गूगल. तो सबसे पहले अच्छी लैंग्वेज में आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड फोरोजन. आपको जो भी ऐसा टॉपिक लगता है कि सर मुझे यहाँ पे वीक लग रहा है, ये होता क्या है, बिकॉज हमें उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता है, हम सीधे उसके बारे में सॉल्व करने पहुंच गए. तो ई बुक उठाओ. Control F, for example, subnetting what topic? Control F, write down the subnetting. Both the book are open. Or even not even computer network, even every subjects. Open the ebook, not to read every book, every topic or everything. Just Control F on the ebook and note down the जब particular topic जो आपको नहीं आ रहा, subnetting हुआ, enter करो. उस topic के hardly 2 पेज या 3 पेज होंगे, उसको read करो. उसका बेस पता चलेगा कि कहां से हमने स्टार्ट किया, डेफिनेशन पार्ट से लेके डेप्थ में. देन आई कैन रीड अगेन द क्वेश्चन. क्या मुझे इसमें से कुछ समझ में आया? यस, आई थिंक क्लियर होता जा रहा है. देन अगर उससे रिलेटेड कुछ और टर्म निकल के आ रही, व्हाट इज बैंडविड्थ, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, ऐसे ऐसे टर्म निकलते आ रहा है, तो आई विल अगेन सर्च द फ्रेगमेंटेशन क्या होता है. तो क्या हो रहा है, हमारे बीच में हिस्ट्री धीरे धीरे क्रिएट होती जा रही, तो हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो तरीका होगा वो और अच्छा होता जाएगा. Not even computer network, even every subjects. Yes. Okay. Any more? Any other questions? Okay, so I guess they are done with the questions. So what we can do is now, sir, can we just change the slide, sir? Yeah. Yeah. Okay. So I would like to just give you a quick update about our batch schedule for all the students who are planning to give GATE exams in 21 and 22. So the batches for GATE 21 and 22 has already been started. We are still accepting admissions. You can see the batch schedule on your screen. These are the timings for GATE 21. For 22, sir, can we just change the slide? Also, one thing here, you can see that right now we are giving flat 50% concession. So the fees
that we used to charge was 44, and right now you can enroll in 22,000 rupees for 2021 students. And for 2022, we are giving 28% concession. Your fees charged would be 31,500 instead of 44,000 rupees. And the batch schedule for 2022 are the lectures would be only on Saturdays and Sundays. Timings are there on your screen. You can see. And another thing, in case if you want to know more, or if you want to ask, if your questions are still unanswered, what you can do is you can connect to us on the number that is 9004384232, or else you can also connect to me. My number is 9892964488. I'll just drop my number on the chat box. You can inquire, and you can ask whatever you want to. So finally, thank you everyone to attend this session, and thank you Amit sir for this lovely session. The session was really informative, and I am sure that this session have helped many students to clear all their doubts. Yes, so stay safe everyone. I hope everyone is taking very good care of themselves, and you guys are using optimum resources, timing of your the time that you have right now with you. Thank you so much, and yeah, bye bye. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you all. Yes. Yeah.